राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया और 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यह नए दायित्व की शुरुआत है जिनमें देश के आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक ढांचे और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जिम्मेदारी शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये युवा पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जिससे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे, उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। मुझे विश्वास है आप अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। साथियों, किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी सफलता की नींव उस राष्ट्र के युवा होते हैं। जब युवा राष्ट्र के निर्माण में भागीदार होते हैं तो राष्ट्र तेज विकास भी करता है और विश्व में अपनी पहचान भी बनाता है। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। हमारी सरकार हर कदम पर यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। आज यूपीआई, ओएनडीसी और जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनकी सफलता ये दिखाती है कि हमारे युवा किस तरह
डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे आपको अपने सपनों के लिए अवसर मिला है, अब इस अवसर का उपयोग 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने में आपके अहम योगदान से जुड़ता है। मुझे पूरा विश्वास है आप पद की शोभा बढ़ाएंगे, देशवासियों का गौरव बढ़ाएंगे और आपके जीवन को धन्य बनाने के लिए आप समय और शक्ति का सदुपयोग करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने बताया कि इलाके में पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा झुग्गी इलाकों में गलियों, नालियों और खड़ंजा बनाने का कार्य भी आज से शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जनता को जिन सुविधाओं का वर्षों से इंतजार था, उन्हें अब दिल्ली सरकार पूरी तरह समर्पित कर रही है। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप माला बुके लेके मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे, परंतु देश में इस समय दुख की लहर है। पूरा देश दुखी है। पहलगांव की आतंकी हमला हुआ, इसलिए पिछले 2-3 दिन से हमने वैसे अपने कार्यक्रम सारे रद्द कर रखे थे, परंतु अब कार्यक्रम शुरू किए हैं, पर अभी ये स्वागत और ये माला का मन कतई नहीं है। इसीलिए आज का कार्यक्रम भी उद्घाटन नहीं करेंगे, हम काम शुरू करेंगे। काम आपका रुकेगा नहीं कोई भी। और काम मैंने अधिकारियों को वैसे भी बोल दिया कि इस इंतजार में मत रहना, जैसे ही जो काम सैंक्शन होता जाए तुरंत प्रभाव में उससे शुरू करवाओ। ये मत सोचो कि मुख्यमंत्री जी आएंगी और ये करेंगे, बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है। मेरे लिए यही सारे लोग हैं जो स्वागत करेंगे, जो उद्घाटन करेंगे और इन्हीं के जिम्मे है। दिल्ली के कीर्तिनगर थाना सहित इंद्रपुरी व जनकपुरी थाने में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनकपुरी थाने में जहां आईपीएस सृष्टि भट्ट, एडिशनल एसएचओ दिनेश कुमार और एसआई विक्रांत के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जनता की समस्याओं को सुना गया। वहीं इंद्रपुरी पुलिस थाने में एसएचओ घनश्याम मीना के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया। दिल्ली के कीर्तिनगर थाने में आयोजित कार्यक्रम में मोतीनगर एसएचओ संजय दहिया, इंस्पेक्टर पंकज कुमार मोतीनगर, एसआई कविश लाकड़ा मादीपुर, एसएस सापलियान थांग सहित विभिन्न हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने एसएचओ पंजाबी बाग संजय दहिया से बात की और कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त। मैं इंस्पेक्टर संजय दहिया हूँ, मैं एसएचओ हूँ पंजाबी बाग में। और आज जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है ये कीर्तिनगर एरिया में, कीर्तिनगर थाने में हुआ है, जिसमें सब डिवीजन पंजाबी बाग के तीनों थानों के जो शिकायत करता है और जो एलेज्ड है उनको बुलाया गया है और उनकी शिकायतों का निवारण किया गया है। यहाँ कम से कम 60-70 लोग आए हैं, जो सभी को शिकायतें सुनी गई है और सभी शिकायतों का यहाँ पे निवारण किया गया है और लोग इससे बड़े खुश हैं। लोगों को एक सुविधा मिल जाती है कि यहाँ एसीपी साहब, डीसीपी साहब और जो एसएचओ हैं और जो एडिशनल एसएचओ हैं वो सारे यहाँ होते हैं, ईओ होते हैं, जो इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो सबके सामने उनकी शिकायत का निवारण होता है, तो उनको भी अच्छा लगता है। हर शनिवार को जितनी भी सब डिवीज़न मतलब जैसे हमारी पंजाबी बाग सब डिवीज़न है तो उसके 3 थाने हैं, 3 थानों में आज कीर्तिनगर में है, तो अगले सैटरडे को यही जन सुनवाई पंजाबी बाग थाने में होगी, जहाँ पे सभी अफसर आते हैं, डीसीपी साहब आते हैं, एसीपी साहब आते हैं, हम भी होते हैं। और अगले सैटरडे को मोती नगर थाने में होगी, फिर कीर्तिनगर का नंबर आएगा। तो जितने भी लोग, जिसकी भी जो समस्या होती है, तो एक रूटीन है कि सैटरडे को जन सुनवाई होगी ही होगी, किसी भी थाने में हो, तो लोग वहाँ पहुँचें और अपनी समस्या बताएं ताकि उनका निवारण किया जा सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जदयू पार्टी कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में बिहार जदयू विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अधिवक्ता समागम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी अधिवक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन किया और कहा कि जदयू विधि प्रकोष्ठ का हाल ही में गठन होना एक अत्यंत सुखद पहल है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता साथ ही पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे तथा न्याय के साथ विकास के संकल्प को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता पूरे जोश और एकजुटता के साथ पार्टी को जीत दिलाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत से समर्पित होकर कार्य करें। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्य किया है। विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू अब पूरी तरह से एनडीए के साथ है और आगामी चुनाव भी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री का अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया और उन्हें विशाल माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जदयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा एवं योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री सुशील कुमार, विधान परिषद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी, ललन सराफ, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री श्याम रजक तथा जदयू विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार समेत प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने तिलक नगर क्षेत्र का दौरा कर सड़क मार्ग और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा ने कहा कि दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकसित दिल्ली के वादे को पूरा करने के लिए वे हर रोज सड़कों पर दौरा कर रहे हैं। सिरसा ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए मैदान में सक्रिय है। वहीं सिरसा ने निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण, बदहाल शौचालय और गंदगी जैसी समस्याओं पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने तिलक नगर में एक आधुनिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर दिल्ली के सर्वांगीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में आज से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित दिल्ली का, और विकसित दिल्ली के लिए हम हर रोज सड़कों पे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो भी सड़कों पर हैं। आज हम इस तिलक नगर के इलाके में हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बदहाली है टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, गंदगी की, उन सब के ऊपर आज इन लोगों को आदेश दिया है। यहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात एमएलए साहब ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो ड्यूसिप के किन्हीं कारणों से वो सिर नहीं चढ़ पाया। इनका जो सुझाव है, आज ही इनके सुझाव लिखित में एमएलए साहब से लेकर हम अपनी सरकार के माध्यम से डीडीए को देकर हम इस एरिया को जो ये चाहेंगे इनके एमएलए साहब के मुताबिक, और यहाँ के लोगों में जो जानकारी दी है कि सब लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बने, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने उसके लिए हम इनसे चर्चा करके डीडीओ को लैंड दिलवाएंगे। कॉर्पोरेशन आज हमारे पास है। आगे ब्लेम गेम थी। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ ये ब्लेम था। अभी जहां इतनी गंदगी थी वहां आदमी खड़ा नहीं हो सकता। आपने सबने देखा है। क्या ये पेरिस और इंग्लैंड है जिसकी हम बातें करते हैं? हमारे पास बेसिक चीजें नहीं है, लोगों को देने के लिए बेसिक सफाई तक नहीं है। और हम बात करें अमेरिका, इंग्लैंड और पेरिस जैसी शहरों की, ये मुझे लगता है अधकथनी है। इसलिए आज ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से ये गंदगी को भी हटाना है, अवस्था को भी खत्म करना है। जो इलाके की डेवलपमेंट है, यहाँ पार्टी हमारी पार्टी से एमएलए है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। दिल्ली के अंदर 70 के 70 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी उन सभी एमएलए के साथ भी काम मिलकर करना चाहती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे विपक्ष की हो। हमारा मकसद दिल्ली को सुधारना है, और जो पुरानी गलतियां हैं उनके ऊपर हम लोगों को मंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको एक दूसरे के पल्ले में डालें। उससे सीख लेकर आगे आना चाहिए। यही कारण है लोगों ने आम आदमी पार्टी को हटाया, हमें लाया है, हमें मौका मिला है। और अगर हमें मौका मिला है तो हमने इस बात को बहानेबाजी में अपना समय नहीं बर्बाद करना। झगड़े में बर्बाद करने के लिए हम नहीं आए। चाहे विपक्ष के एमएलए हो चाहे पक्ष के एमएलए हो, हम बराबरी के साथ दिल्ली को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए जितनी गंदी सड़कों की बुरी हालत इंक्रोचमेंट कर रखी है, जगह जगह के ऊपर आपने देखा किस तरह से दुकानें, ढाबे, ईटिंग सर्विस बना रखी हैं। सब पार्कों के अंदर कब्जे हो चुके हैं, पार्क के अंदर गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ देखकर कि दिल्ली जो ग्रीनरी पार्कों के नाम से जानी जाती थी उसके अंदर इंक्रोचमेंट करके जगह जगह गाड़ियां खड़ी हैं, टूटे हुए अंदर ट्रैक्टर खड़े हैं, टूटी हुई ट्रालियां खड़ी हैं, जंक पड़ी कारें पड़ी हुई हैं। क्या ये पार्क है? इसलिए हम इन सब के ऊपर काम करेंगे और आने वाले दिनों में जहां जहां दिल्ली के अंदर इस तरह की मुसीबतें उनसे निजात दिलाने का काम हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काम करे। इन कार्यों को 1 हफ्ते का टाइम दिया और नोटिस दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी सड़क खाली चाहिए। दिल्ली में लोगों के आने जाने के रास्ते भी आप बंद कर देंगे, ये कैसी व्यवस्था है?
ऐसी व्यवस्था को अनार्किस्ट कहा जाता है। ये व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था की चरम सीमा है और इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, किसी को नहीं बख्शा जाए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय युवाओं की समावेशिता देश में उनके विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत पहलगांव आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब देगा। मणिपुर के थोबल जिले में 2 लोगों से ब्राउन शुगर और हेरोइन समेत कई मादक पदार्थ जब्त किए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर जिले के देवबंद थाना इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसकी गूंज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिया गया संदेश उचित है। कश्मीर में इस समय काफी ज्यादा माहौल तनाव में बना हुआ है। वहीं भारतीय सेना और सुरक्षा बल पहलगाम के आतंकवादियों की तलाश में जुटे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक समय सीमा के बाद भारत में नहीं रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार केंद्र के निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। कश्मीर की एक छात्रा ने दावा किया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पंजाब के मोहाली में कुछ स्थानीय लोगों ने उसका उत्पीड़न किया, जिसके बाद पंजाब राज्य महिला आयोग ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। गुजरात पुलिस ने बताया कि राज्य भर में की गई व्यापक कार्रवाई में अहमदाबाद और सूरत में जाली दस्तावेजों के साथ भारत में रहने के आरोप में बांग्लादेश से आए 550 से अधिक अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से विकास कार्य ठप हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ नियंत्रण की अभिनव पहल की सराहना की और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को अनुदान, ऋण, आवास व ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि शारदा नदी में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में भी तेजी से कार्य हो रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया, निगासन आदि क्षेत्रों की बाढ़ की समस्या के समाधान के उद्देश्य से आयोजित आज की सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहां पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है
किन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के अपने पास का पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास का पैसा नहीं है, मंत्री के पास का पैसा नहीं है। यह पैसा है जनता जनार्दन का, टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा। इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ रुपए की लागत से एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध से क्या होगा? कहा जमीन जाएगी किसानों की। तो मैंने कहा मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक? शारदा नदी में 3 लाख क्यूसिक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं। नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए, बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। और मुझे अच्छा लगा कि काम अब प्रारंभ हो चुका है। अब मेरा मानना है, मैंने कह दिया है 180 करोड़ रुपए का काम अगर मात्र 22 करोड़ में हो सकता है तो इस कार्य को हर हाल में 10 जून तक कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जब मानसून आएगी तो मानसून में पानी अब पलिया और निगासन की तरफ या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा। ये पानी सीधे बहते हुए आगे घाघरा नदी में, जब सरयू जी में, जब शारदा नदी में मिलती है तो आगे बढ़ते हुए कारवां आगे बढ़ जाएगा। बहनों और भाइयों, 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी। और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश से आज एकाणे मार्ग स्थित संकल्प में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत बिहार भ्रमण पर आए भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इन भ्रमण करने वाले पदाधिकारियों में बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में पदस्थापित अमित कुमार मिश्रा, सुपौल जिले के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में पदस्थापित डॉक्टर सुशील कुमार और गया जिले के रहने वाले, लाइबेरिया देश में पदस्थापित मनोज बिहारी वर्मा शामिल हैं। भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने 21 से 25 अप्रैल की अवधि में मध्य सेवा कालीन प्रशिक्षण चरण 2 के तहत आर्थिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक परिवेश से अवगत होने हेतु बिहार का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश सेवा के इन पदाधिकारियों ने कहा कि बिहार काफी तरक्की कर रहा है, हर क्षेत्र में यहाँ विकास दिख रहा है, यहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी बदलाव आया है, बिहार की छवि सभी जगह बदली है, राज्य का माहौल काफी खुशनुमा है और लोगों की विकास के प्रति सकारात्मक मानसिकता दिख रही है। मुख्यमंत्री ने भारतीय विदेश सेवा के आगंतुक पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव रचना पाटिल सहित भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी उपस्थित थे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कावाड़िया को नए दायित्व के लिए शुभकामना दी और निगम का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम करने की घोषणा की। इस मौके पर 15 दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण, 11 हितग्राहियों को ऋण अदायगी पर ब्याज, सब्सिडी और श्रवण बाधित दिव्यांगों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। आज छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री लोकेश कावड़िया जी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और इस अवसर पर उपस्थित जैन समाज के सभी हमारे बंधुगण, सभी उपस्थित सम्मान नागरिक बंधुओं, हमारे सबसे पहले श्री लोकेश कावड़िया जी को नए दायित्व के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री लोकेश कावड़िया जी का पूरा जीवन समाज सेवा में बीत रहा है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उन्होंने अपने जीवन में हजारों लोगों को और विशेषकर महिला स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को, माताओं को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया है और ऐसे व्यक्ति आज इस निगम के अध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से इस निगम को एक बड़ी ताकत मिलेगी और हमारे समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ये भी बहुत संवेदनशील हैं। पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों की भी चिंता करती है, उनके बीच में जाती हैं, उनको एक सहयोगी लोकेश कावड़िया के रूप में बहुत अच्छी इनकी जोड़ी हो जाएगी और पूरे प्रदेश में हमारे जितने भी दिव्यांग जन, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे और भी लोग हैं, उनको एक बड़ी ताकत मिलेगी, उनका जीवन और सुधरेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस अवसर में हमारे कई दिव्यांग स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे यहाँ पर अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी, गायन के द्वारा, फिर वो सैनिक के द्वारा, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और आज के इस अवसर में हम लोग कई दिव्यांगजनों को लोन भी दिए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने पिछले समय लोन लेकर नियमित लोन अदा किया है, उनको ब्याज सब्सिडी के रूप में भी राशि प्रदान किए हैं, उनको भी बधाई, वो और आगे बढ़े, ऐसा पूरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करना चाहूंगा निगम से और इस विभाग से कि हम लोगों को जैसे भी जितने भी प्रदेश के अंदर में इस तरह के दिव्यांगजन हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे और लोग हैं जिनको लोन की आवश्यकता है, सबकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, सबका सर्वे होना चाहिए और किसको क्या जरूरत है उसके अनुसार समाज कल्याण विभाग और निगम उनकी चॉइस के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार उनको लोन प्रदान करे, या फिर बच्चे हैं तो उनको सुविधा उपलब्ध कराए। और लोन देने तक ही अपना काम इतिश्री नहीं समझना चाहिए, बल्कि बराबर उनके साथ संपर्क रहे निगम का और उनको इस काबिल बनाए कि वो समय पर लोन अदा कर पाए। और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो सुशासन की हम बात करते हैं, तो ऐसे सभी हमारे दिव्यांग जन को शासन की लाभ, जो भी योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। लोकेश कावड़िया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जिस उद्देश्य से इस निगम का गठन हुआ है, उस उद्देश्य की सार्थकता को तय करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।